कहते हैं कि जिसके पास मोबाइल वही आजकल पत्रकार बन जाता है। एक कहानी भी कुछ ऐसी कहानी है। एक औरत किसी गैर मर्द के साथ संबंध बना रही होती है और उसकी ननद उस सारे कुकृत्य को देख लेती है और एक मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। रिकॉर्ड करने के बाद में वो किसी से कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन एक दिन उसकी जली हुई लाश मिलती है। एक कहानी इसी से संबंधित है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र दास प्रजापति और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफर। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला बागपत का एक गांव सिसाना। तारीख थी 2 नवंबर 2023 और गांव के बाहर लोग सारे सुबह सुबह अपने खेतों की ओर जा रहे थे। शमशान के पास में जहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ था, वहाँ पे लोगों को दुर्गंध आ रही थी। जब पास में जाकर के लोगों ने देखा तो देखते हैं कि एक सूटकेस भर भरा कर जल रहा है और जल रही है उसके अंदर एक डेड बॉडी। पुलिस को लोग सूचना देते हैं, लेकिन ये सूचना देने का तरीका 112 यानी कि 112 नंबर का था। वहाँ पे फ़ोन लगाते हैं और सूचना देते हैं, लेकिन पुलिस नहीं आती। तभी पास के पुलिस स्टेशन पे जाकर के लोग सूचना देते हैं कि सिसाना गांव के बाहर कूड़े के ढेर में एक डेड बॉडी जल रही है। अब पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले उस जली डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के बाद में तमाम टीमें एक्टिव होती हैं कि आखिर ये जो जली डेड बॉडी किसी लड़की की है, ये कौन है। लेकिन काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन कोई भी कहीं से भी गुमशुदगी की ना तो रिपोर्ट आ रही थी, ना ही कोई ये क्लेम कर रहा था कि उनकी लड़की गायब है या मरने वाली लड़की उनकी है। पुलिस चूंकि समय बीत रहा, अब पुलिस के सामने एक डेड बॉडी थी और वो थी कौन ये पता करना जरूरी था। और अगर किसी की है तो ये हत्या हुई है। हत्या करने वाला कौन है और जलाने वाला कौन है, पुलिस अब ढूंढने की कोशिश करती है। पता करने की कोशिश करती है कि ये डेड बॉडी किसकी थी और पता करने की कोशिश करती है कि हत्यारोपी कौन है। पुलिस तमाम छानबीन करने के बावजूद पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा पास में लगा हुआ दिखाई देता है। पुलिस जब उसमें देखती है तो देखती है कि एक स्विफ्ट डिजायर कार जो कि हरियाणा नंबर की वहाँ पे आके रुकी थी और उसी के द्वारा पेट्रोल डाल करके डेड बॉडी को जलाया गया है। अब पुलिस उस हरियाणा नंबर की कार के मालिक को ढूंढने का प्रयास करती है। पता करती है कि गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड है, कहाँ रजिस्टर्ड है। तो पता लगता है गाड़ी सोनीपत में रजिस्टर्ड है और पुलिस वहाँ उस गाड़ी के ओनर के पास पहुँच जाती है। जब पुलिस गाड़ी के ओनर के पास पहुँचती है तो ओनर कहता है कि हमारा एक रिश्तेदार जिसका नाम पवन है वो हमारी कार मांग के 1 नवंबर 2023 को ले गया था। अब पुलिस पवन को ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन पवन पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता। पुलिस पवन की इसी बीच CDR निकलवाती है तो CDR में और लोकेशन ट्रेस करती है तो पता लगता है कि घटना वाले दिन भी पवन की लोकेशन वहीं पे थी और उस दिन भी पवन वहीं पे था। अब क्या था, पुलिस पवन को इधर उधर से घेर लेती है और पुलिस पवन को गिरफ्तार कर लेती है। जब पवन से गिरफ्तार करती है उससे पहले पवन पुलिस पे एक फायर कर देता है और फिर जवाबी कार्रवाई पुलिस भी करती है और गोली लगती है पवन के पैर में। पवन वहीं गिर जाता है
और पुलिस फिर अपनी कस्टडी में लेके उसे हॉस्पिटल ले जाती है और फिर वहाँ उससे पूछताछ करती है। और इसी बीच पवन की एक जब कॉल डिटेल निकलवाई गई तो उसमें उसकी शिखा नाम से बातचीत थी और शिखा की उसके साथ साथ विवेक चौहान से भी बातचीत उस सीडीआर में दिखाई दे रही थी। अब पुलिस को एक तीनों जब चीज़ें मैच करती है तो तीनों को पता पुलिस को लग जाता है कि कहीं न कहीं ये तीनों ही इस हत्याकांड में मिले हुए हैं। जब पुलिस उसे हॉस्पिटल में पूछताछ करती है तो पता लगता है कि मरने वाली जो लड़की है उसका नाम मनीषा चौहान है, जो कि मल्टी नेशनल कंपनी में नोएडा में जॉब करती है। और इसी के साथ चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। चौंकाने वाला खुलासा ये था कि नोएडा के एक गांव सदरपुर में चरण सिंह जो कि पूर्व प्रधान थे, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के 2 बच्चे थे, एक का नाम था विवेक चौहान और बेटी का नाम मनीषा चौहान था। हर्षवर्धन की 2010 में कैंसर में मौत हो जाती है। अब क्या था, बेटी उस समय 10 साल की थी। इसी बीच बेटी की शादी हो जाती है। बेटी की शादी तो हुई थी, लेकिन उसका शादी से पहले पवन से प्रेम प्रसंग था और उस प्रेम प्रसंग में पवन घर आता, संबंध बनाता और अपने घर चला जाता। एक दिन मनीषा उसके संबंध बनाते हुए वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन वो किसी को कुछ भी बताती नहीं है। लेकिन उसकी भाभी और उसके भाभी के प्रेमी को इस बात का अंदेशा हो जाता है कि शायद में हमारी पोल पट्टी कहीं न कहीं खुल जाए। इधर विवेक को क्या था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो करोड़ की प्रॉपर्टी इसमें बंटवारा ना हो जाए। वो अपनी पत्नी से बात करता कि कैसे भी ये प्रॉपर्टी का बंटवारा ना हो। बंटवारा होने की वजह जो थी वो ये थी कि हर्षवर्धन ने जब अपनी वसीयत लिखी थी उसमें उन्होंने ये लिखा था कि बेटी और बेटे में भेद ना किया जाए, दोनों की प्रॉपर्टी 50-50 मतलब 50-50% कर दी जाए हमारे मरने के बाद। अब क्योंकि उस मनीषा के साथ पहले भी ऐसा कई बार हुआ, लेकिन वो अच्छे से पढ़ाई करती थी, पढ़ने में होशियार थी। प्रेमी और भाभी तो इस चक्कर में थे कि अगर मनीषा को रास्ते से हटा दिया तो उनके पैरों का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। और विवेक ये सोच रहा था कि अगर मनीषा रास्ते से हट गई तो प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होगा और करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक वो स्वयं बन जाएगा। जैसे ये बातें आपस में होती हैं, ये लोग एक षड्यंत्र के तहत 31 अक्टूबर को नोएडा बुलाते हैं, अपने घर बुलाते हैं, पार्टी सार्टी करते हैं। 1 तारीख को खाने में हल्का सा नशीला पदार्थ दे देते हैं। जब नशीला पदार्थ उसे नशा चढ़ने लगता है तभी ये तीनों मिलकर के उसका मतलब विवेक अपनी बहन का गला दबा करके हत्या कर देता है। और अब प्लान ये कर रहे थे कि डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए। तो इन तीनों ने मिलकर के एक खौफनाक साजिश की कि एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर वो अपने दोस्त की मांग के लाया, मतलब रिश्तेदार की मांग के लाया, जो था नाम पवन था। पवन विवेक मिलके सूटकेस में बिल्कुल ऐसे फिट करके, मतलब कट करके नहीं, ऐसे फिट करके उसमें ठूंस ठूंस के भर के डेड बॉडी को जैसे मौका लगता है सिसाना गांव के बाहर जो सूटकेस होता है उसे फेंक देते हैं, ऊपर से पेट्रोल डाल करके आग लगा देते हैं और वो जलने लगती है। जैसे ये बात गांव के लोगों को पता लगती है वो पुलिस को सूचना देते हैं। और जैसे ये बात इन लोगों ने पुलिस को सूचना दी, सारे के सारे
आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर कोई भाई अपनी बहन के लिए सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए रिश्तों को ऐसे तार तार कैसे कर सकता है। खैर, भाविका और उसके प्रेमिका तो अपना सुखद जीवन यापन करने का उद्देश्य था, लेकिन भाई का तो सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था प्रॉपर्टी को हासिल करना।